नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले पर्यटकों को अब 4 धाम यात्रा की तरह ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया 1 अगस्त से लागू हो गई है और इसके दायरे में राज्य के साथ साथ बाहर के सभी पर्यटक आएंगे जो मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं। पंजीकरण के दौरान पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने मसूरी में बढ़ती भीड़, यातायात पर लगाम लगाने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई पंजीकरण व्यवस्था को सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया। मसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव अजय भार्गव ने भी बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सटीक जानकारी के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी ये कदम उठाया है। होटल व्यवसायी अनिल गोदियाल ने बताया कि मसूरी में लगातार जाम और बढ़ती पर्यटकों की संख्या को लेकर ये निर्णय लिया गया है और ये एक साहसिक और पर्यटकों की सटीक जानकारी के लिए आवश्यक कदम माना जा रहा है। की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके दो फायदे हैं। दो फायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये रही है कि रजिस्ट्रेशन जो है मसूरी आने से पहले नहीं कराना है, मसूरी में आने के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। मसूरी में आने के बाद पर्यटक का रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो होटल स्वामी और होमस्टे स्वामी तथा जितने भी अकोमोडेशन यूनिट्स हैं वो करेंगे। इससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। इसमें पहले ये था कि जो आकर के पर्यटक को आने से पहले रजिस्टर कराने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। अब जो है वो मसूरी बगैर रोक टोक के आराम से आ सकता है तथा अपना रजिस्ट्रेशन यहीं पे होटल काउंटर्स पे हुआ। बाकी किसी प्रकार की वृद्धि या किसी प्रकार की डिक्रीज होने का कोई भी संभावना हम लोग नहीं देखते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, ये एक एनजीटी का ऑर्डर था जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है, जिसमें कि उन्होंने उनको बेसिकली यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के और नंबर को रेगुलेट करने के लिए टूरिस्ट के नंबर्स को प्रॉपर जानकारी लेने के लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का जो है इसमें सरकार ने एक तरह की व्यवस्था ये बनाई है ये कि जो भी पर्यटक किसी होटल में ठहरते हैं तो उनका ऑनलाइन जो है होटल जो है उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके एक पोर्टल दिया गया है, उस पर जो है टूरिज्म विभाग ने दिया है, उस पर भेजा जाएगा। अब इसमें यह है कि पर्यटक तो खैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कर सकता है कि वो ऑनलाइन बुकिंग बनाएगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है व्यवस्था ये है कि जब टूरिस्ट होटल में आ जाता है तो उसके बाद इसको जो भी ये पोर्टल दिया गया है इस पर रजिस्टर्ड करना है, जिससे कि शायद संभवतः ये है कि शहर की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ पर कितना टूरिस्ट एकोमोडेट हो सकता है। क्योंकि बार बार देखने में विरोध का कारण ये रहा है कि जैसे अधिक संख्या में शासन प्रशासन को लगता है कि सुविधाओं के अभाव में पार्किंग नहीं है या और कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो लोग यहाँ पर कुठाल गेट है, यहाँ से 22 किलोमीटर नीचे, वहीं पर टूरिस्ट को रोक के वापस भेज देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे होटल जो हैं वो खुले रहते हैं।
तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर्ड होटल जितने हैं या रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस जितने हैं, उनकी तो गवर्नमेंट एक अपनी जो है इस पोर्टल के माध्यम से एक डाटा ले रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन होटलियर्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मसूरी में अगर हम देखते हैं तो अनऑथराइज बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं, घरों में लोग टूरिस्ट को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रुकवा रहे हैं, जिसका सरकार के पास कोई डाटा नहीं। सरकार या संबंधित विभाग इन सब चीज़ों पर भी नकेल न कसे कि जो अनऑथराइज चीज़ें चल रही हैं, अनऑथराइज जो गेस्ट को रुकवा रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, अपनी प्रॉपर्टी के और अपने घर के, अपने गेस्ट हाउस के या अपने फ्लैट्स भी लोग अब आजकल जो है किराए पे दे रहे हैं, तो उनको भी पहले इसमें राजस्व का नुकसान भी है, टैक्स का नुकसान भी है। पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड अपने सौंदर्य, शुद्ध वातावरण, संस्कृति और लोक परंपरा के लिए प्रारंभ से ही चर्चाओं में रहा है। सुंदर छटा बिखेरे उत्तराखंड में समय समय पर बदलाव लाने का जो कार्य है वो सरकारों के माध्यम से होता रहा है। चाहे फिर बात शिक्षा की हो, बिजली, पानी, पहाड़, जंगल, स्वास्थ्य की हो या फिर किसी भी प्रकार से प्रदेश अचूका नहीं रहा है। किंतु सरकार तो भिन्न भिन्न योजना के जरिए आम नागरिकों को लाभ देने का कार्य कर रही है, पर कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं और अधिकारियों की नाकामियों के कारण आम नागरिकों के आक्रोश का सामना भी सरकारों को ही करना पड़ता है। ठीक एक ऐसा ही मामला बीते कुछ दिन पहले प्रदेश के बागेश्वर क्षेत्र में घटा है, जहां पर कि चिकित्सा से जुड़े कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 1-1.5 साल से मासूम शुभम जोशी की जान चली गई। मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता के विश्वास और जीवन की रक्षा में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले में धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे, तो मैं रुक गई। तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन रेफर सेंटर बन के रह गए हैं अस्पताल। एक बार नहीं दर्जनों बार मैं इस बात को कह चुका हूं। सरकार लगातार झूठ बोलते रही। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की दुर्दशा है, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों। इस समय आप केवल बागेश्वर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हजूर 10 तारीख को जो दिनेश चंद जी का बच्चा मरा चमोली जनपद का, वो फौजी जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में लगा हुआ है, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ और उसकी दादी, बूढ़ी दादी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। 5 अस्पतालों में उनको जाना पड़ा, एक ने दूसरे पे रेफर किया, दूसरे ने तीसरे पे। और जब इस तरीके से होते रहा, दिनेश चंद ने वहां के डीएम से बात की और डीएम ने जब तक एम्बुलेंस भेजी तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसी तरीके से बागेश्वर की घटना है। आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति है और मुख्यमंत्री ने केवल एक सोशल मीडिया में एक कमेंट करके कि मुझे दुख है और सारा दोष डॉक्टर और अधिकारियों पर डाल। देखिए, बहुत
दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी से चुटकी ली है। करण म्हारा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। उनमें से लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत की पत्नी, सल्ट से विधायक सल्ट सिंह के बेटे, नैनीताल से विधायक सरिता आर्य के बेटे, बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी, इसी तरह से कई विधायक और मंत्रियों के परिजन चुनाव हार चुके हैं। करण म्हारा उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद उन्होंने किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी की मेहनत से कांग्रेस के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन फरत्याल जी की बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गए। तो चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, आप सबका स्वागत है इस ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत आया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को भारी बहुमत मिला है। 12 में से 8 जिलों में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायतें बनी और बनने की संभावना ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल भास्कर ने बताया है कि हरिद्वार में कांग्रेसियों ने मिठाइयां बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। बदलाव वो है जो कांग्रेस का प्रयास है, जो जनता की आवाज़ है। ये दोनों का जो एक मिक्सर है, जिस प्रकार से ये उसकी आवाज़ है और ये बिल्कुल सीधी सीधी आवाज़ है कि जो वर्तमान की सरकार है, जो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनकी जो नीतियां हैं उस नीतियों के खिलाफ एक प्रकार से सीधा जनादेश है। और इसीलिए जो विपक्ष पे है वो बार बार कह रहा है कि चुनाव आयोग अगर मान लिया जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा तो रिजल्ट यही आएंगे। लेकिन जो बातें होती हैं कई जगह कि भाई जहाँ पर कांग्रेस जीतती है वहाँ पर लोग ये नहीं आरोप नहीं लगाते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ी होगी। बेसिकली बात सीधी है कि चोर हर जगह चोरी नहीं करता है, जगह देख करके चोरी करता है। तो स्थिति यहाँ पर भी वही है कि जनता की आवाज़ है, कांग्रेस का प्रयास है और सामूहिक रिजल्ट है। ये जमीनी स्तर पर चुनाव लड़े गए थे, तो कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ रहा है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी आवाज़। देहरादून में शराब की दुकानों को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला प्रशासन द्वारा 6 दुकानों को सील किया गया।
और आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा में बाधक 6 शराब की दुकानों के लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं। ये दुकानें चूना भट्टा, बिंदल तिराहा और रोजगार तिराहा के अलावा अन्य स्थान पर थी। दुकान संचालकों को जिलाधिकारी द्वारा दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन डीएम की चेतावनी के बावजूद भी इन संचालकों ने अपनी दुकानों को शिफ्ट नहीं किया, जिसके बाद कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर अब इन्हें सील कर दिया है। देश में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक ऋषिकेश के बाजारों से नदारद है। इसका बड़ा जो कारण है वो ऑनलाइन शॉपिंग को माना जा रहा है। बाजार में तरह तरह की पसंदीदा राखियों की दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। लाखों रुपए लगाकर दुकान संचालक राखी की बिक्री को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें राखी में लगाई गई रकम के डूबने का डर भी सता रहा है। गौरतलब है कि राखी के त्योहार में केवल सप्ताह भर का समय रह गया है, लेकिन बाजार में राखी खरीदने वाली बहनों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही। जगह जगह राखी बेचने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं, जिनमें बच्चों के लिए उनके पसंदीदा कार्टून से संबंधित राखियां मौजूद हैं, जबकि बड़ों के लिए कई प्रकार की रेशमी धागों से बनी हुई राखियां ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। घाट रोड पर राखी बेचने वाले पंकज गुप्ता ने बताया कि राखी का त्योहार इस बार फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरेला उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हरियाली और प्रकृति की पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष तौर से कुमाऊं क्षेत्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है और माना यह भी जाता है कि जितना अच्छा हरेला होगा उतनी ही अच्छी इस साल फसल होगी। इसके साथ ही कुछ जगहों पर हरेले पर शिव पार्वती की पूजा भी होती है। वहीं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने हरेला पर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार इस बार नगर निगम देहरादून ने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। नगर निगम कर्मचारी और महिला समूह के माध्यम से हरेला को लेकर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता और बढ़े। नगर निगम ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि 5 लाख पौधे लगाएंगे हम लोग, तो नगर निगम ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 1 लाख जो पौधे हैं वो लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो उनका एक पुनीत संकल्प है इसमें सहयोगी हम लोग बनेंगे। तो इसके मद्देनजर हमने इसके लिए पूरा एक अपना कैलेंडर तक तैयार किया है। प्रतिदिन किसी दिन हम नगर निगम के कर्मियों के माध्यम से, किसी दिन हम महिला समूह के माध्यम से, किसी दिन हम युवा शक्ति के माध्यम से, किसी दिन एनजीओज के माध्यम से, किसी दिन हम जो है वो अब आगे जाके भी हमने उसमें कई चीजें रखी हुई हैं और 1-2 चीजें हम उसमें जोड़ने वाले हैं। किसी दिन हमने पेंटिंग कंपटीशन इसके लिए कराया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और ये नजारा देखते हुए पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को गंगा घाटों और वहां के जो तट हैं वहां पर निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही लक्ष्मण झूला थाना पुलिस एक्टिव हो गई है। अलग अलग जगहों पर गंगा घाटों पर पुलिस ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है। अनाउंसमेंट में पुलिस पर्यटकों को गंगा से दूरी बनाने की सलाह दे रही है। वहीं लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया है कि गंगा के उफान पर आने से गंगा तटों पर खतरा बढ़ गया है, इसीलिए पुलिस पर्यटकों को प्रतिबंधित और खतरनाक गंगा तटों पर जाने से रोक रही है और सुरक्षित गंगा घाटों पर ही भी एहतियात बरतते हुए गंगा में स्नान करने के लिए प्रेरित कर रही है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर में स्थित एक मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने गए 11 साल की एक नाबालिग किशोर के साथ 4 आरोपियों ने करीब 4 महीने तक दुष्कर्म किया और यह नाबालिग किशोर मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जाता था। आरोप है कि एक आरोपी के द्वारा दुष्कर्म की वीडियो भी बनाई गई और मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया है कि मामले की जांच जारी है।
वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने शराब पीकर कार चला रहे चालक समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। खड़खड़ी से भीमगौड़ा की ओर आ रही कार को पुलिस टीम ने बैरियर पर रोका। जांच में चालक नवीन और उसके साथी परमजीत और नवदीप शराब के नशे में पाए गए। मेडिकल परीक्षण के बाद चालक को हिरासत में लिया गया तथा वाहन को सीज कर अन्य के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किया गया। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में एक व्यक्ति ने खुद को एक निजी बैंक का प्रतिनिधि बताकर नगर में ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर लोगों को खाते खोलने उसके लिए कहा और खाते खोलने शुरू किए। इसके साथ ही लोन दिलवाने और दुकानों से उधार सामान दिलवाने के नाम पर ठगना शुरू कर दिया। जब दर्जनों ग्राहक उसके केंद्र पहुंचे तो वहां पर ताला लटका मिला। संचालक से कोई संपर्क नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा कर दिया और पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार संचालक ने कई दुकानदारों से बैंक के नाम पर लाखों का सामान उधार लिया। जैसे ही सूचना नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव कुमार सैनी को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के साथ मिलकर पुलिस को तहरीर सौंपी। ब्रांच की एक बीसी पॉइंट खुला है जो कि आज से 1 महीने पूर्व खुला। उसने 1-2 दिन ओपन किया, व्यापारियों में अपना उसने विश्वास जमाया। उसके बाद व्यापारियों से उसने लेन देन शुरू करा धीरे धीरे। उसके बाद वो लगभग व्यापारियों के 2.5 लाख रुपए के लगभग नकदी और सामान दोनों मिला के 2.5 लाख रुपए और एक व्यापारी की बाइक लेके वो यहाँ से फरार है। अभी उसका कुछ पता नहीं है। काफ़ी बार हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की है, उससे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। अभी आपने संपर्क किया? हाँ, हम बाजपुर ब्रांच अभी 3-4 दिन पहले गए थे। मैनेजर साहब से हमारी बातचीत हुई। पहले तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इस तरह का कोई पॉइंट नहीं है। जब हमने उनसे थोड़ी कहासुनी करी उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ था मगर अभी हमारा उसके पास कोई सिस्टम नहीं गया। उसके बाद हमने उनसे कहा कि जब आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो कुछ नहीं बोले। हम ये चाहते हैं कि बैंक उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराए, वरना कल को ऐसे कोई भी आके किसी भी बैंक के नाम से ब्रांच खोल सकता है और इससे व्यापारियों को हानि होगी। किसी प्रकार की कोई तहरीर दी है? तहरीर अभी नहीं दी है, बस पुलिस को हमने जो है मौखिक सूचना दे दी है। पुलिस की जानकारी में सब चीज़ें हैं। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने बोला हम देखते हैं, छानबीन करते हैं। अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो पाई है। हम व्यापारियों के बराबर में एक नैनीताल बैंक बाजपुर की यहाँ बीसी पॉइंट खुला था और यहाँ पे 1 महीने लगभग पूर्व उसने यहाँ पर ओपन किया इसको और हम सब व्यापारियों को विश्वास में लेकर विश्वास में लेकर इसने यहाँ पे खाते खुलवाए और हम लोगों ने लेन देन किया। लगभग बाद में इसने इसको बंद कर दिया और बाबा फ़ोन करने के बाद भी हमसे संपर्क नहीं कर पाया और लगभग ये हम सब व्यापारियों का ये लगभग 2.5 लाख के लगभग ये रकम लेके जा चुका है और एक बाइक भी है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।